आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेव क्या होती है। तो देखिए, वेव है मोशन ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ एनर्जी। वेव मोशन वेव क्या है? जब हम एनर्जी का डिस्टरबेंस करते हैं तो वो जो एनर्जी का मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं वेव मोशन। जैसे आपने पानी में पत्थर का टुकड़ा फेंका, तो पानी में जब आप पत्थर का टुकड़ा फेंकेंगे तो पत्थर अपने साथ में काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा, और वो काइनेटिक एनर्जी वाटर के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करेगी। जो मूवमेंट है मैकेनिकल एनर्जी का, वही मूवमेंट है वेव मोशन। वेव देखिए क्या होती है। वेव बेसिकली एनर्जी का डिस्टरबेंस होती है। जब हम एनर्जी कहीं पर प्रोड्यूस करते हैं तो वो जो एनर्जी है वो एक जगह स्टेबल तो रहेगी नहीं, एनर्जी का मूवमेंट होगा, और जो एनर्जी का मूवमेंट होता है वही होता है वेव मोशन। ठीक है ना? तो अभी क्या है, वेव हमारी दो टाइप की होगी। वेव मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ एनर्जी। मोशन ऑफ डिस्टरबेंस of energy is known as wave motion। wave motion, ठीक है ना? अभी देखिए, एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है और एनर्जी रेडिएशन एनर्जी हो सकती है। तो वेव जो होती है वो दो टाइप की होती है, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव। वेव्स आर टू टाइप्स। वेव दो टाइप की होती है। वेव्स आर two types। नंबर वन, मैकेनिकल वेव। एक मैकेनिकल वेव होती है और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, मैकेनिकल वेव क्या होती है? इसके ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, और बेसिकली मैकेनिकल वेव से मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर होगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रेडिएशन एनर्जी ट्रांसमिट होगी। अभी रेडिएशन एनर्जी क्या होती है? आपको पता है कि हीट का ट्रांसमिशन, बेसिकली हीट का एनर्जी का ट्रांसमिशन तीन मेथड से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय थ्री मेथड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है कि कंडक्शन कंडक्टर्स में होता है, लाइक मेटल्स। मेटल में क्या होगा, जब आप मेटल के एक एंड को हीट करेंगे तो वो जो हीट है वो क्या होगा, दूसरे एंड पर भी चली जाएगी, और वो जो दूसरे एंड पर जो मूवमेंट होता है हीट का, वो कंडक्शन होता है, और कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेनली होता है। कन्वेक्शन, सेकंड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में मीडियम का मास ट्रांसफर होता है। जैसे एयर में कन्वेक्शन करंट होती है ना, जो
हॉट प्लेसेस होते हैं, डेजर्ट होते हैं, वहां जो एयर होती है उसका टेम्परेचर हाई होता है, और गर्मियों में क्या होता है, डेजर्ट से जो हॉट एयर होती है वो लैंड की तरफ, लैंड क्या होता है, कूल प्लेसेस होते हैं, तो वो जो एयर होती है, हॉट एयर होती है डेजर्ट की, वो लैंड की तरफ मूव करती है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो वहां पर क्या होता है, कन्वेक्शन करंट चलती है। सिमिलरली जब वाटर बॉईल करता है, तो वाटर बॉईल करता है तो जो हॉट वाटर होता है वो क्या होता है, बॉटम में होता है, क्योंकि बॉटम में फ्लेम होती है, तो वो हॉट वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो हॉट वाटर हल्का होकर ऊपर आ जाता है, ऊपर का जो कोल्ड वाटर होता है वो नीचे चला जाता है, फिर नीचे का हॉट वाटर ऊपर चला जाता है। इस तरह से कन्वेक्शन होता है, मास ट्रांसफर होता है। हॉट जो मास है, हाई टेम्परेचर का मास है, वो लो टेम्परेचर के मास के पास जाकर उसे मूव करा देता है। इस तरह से कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होता है। और एक थर्ड मेथड होता है हीट ट्रांसफर का, रेडिएशन। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। हालांकि आप ये मत समझिएगा कि केवल हीट ट्रांसफर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एनर्जी ट्रांसमिशन का एक ऐसा मेथड है जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये जो मैकेनिकल वेव होती है इसके लिए मीडियम रिक्वायर होता है, मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, वेव वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, मीडियम पर डिपेंड करती है, मीडियम की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है। अभी आपको इलास्टिसिटी नहीं पता होगी, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इसके ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देयर इज नो रिक्वायर्ड मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम is not required for transmission of electromagnetic wave. हम लोगों को इस टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी करनी है। तो यहाँ पर एक और बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड बहुत हाई होती है। एयर और वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो लाइट की वेलोसिटी है। एक्चुअली में लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। लाइट भी तो क्या है, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट के ट्रांसमिशन के लिए भी किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। यही कारण तो है कि सन से अर्थ तक लाइट और हीट दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट तो वैक्यूम है ना। अर्थ के ऊपर 8 किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर मीडियम है, उसके बाद तो सब वैक्यूम है। तो अर्थ, सन से अर्थ तक लाइट और हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आती है। तो इसमें क्या होती है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in air or vacuum, air or vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हालांकि ये वेलोसिटी मीडियम पर डिपेंड करेगी,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी मीडियम चेंज होने पर चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और यहां भी इसकी भी वेलोसिटी मीडियम पर डिपेंड करेगी, मीडियम चेंज होने पर चेंज हो जाएगी। और लेकिन इसकी वेलोसिटी मीडियम की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करेगी, और उसकी बात अभी हम लोग डिटेल में नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये तो हमारा वेव का डिवीजन हो गया अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन, ठीक है ना। एक वेव के नेचर के अकॉर्डिंग भी हम लोग वेव का डिवीजन कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वेव, द वेव्स आर टू टाइप्स। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वेव, according to nature of wave, waves are two types. Waves are two types. पहला टाइप क्या है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? इसमें जो वेव मोशन की डायरेक्शन होती है और वाइब्रेशन की डायरेक्शन होती है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। मीडियम पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव मोशन की डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन है, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। और ये जो डायरेक्शन है, ये है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम particles. एक्चुअल में क्या होता है कि जब वेव मोशन होता है तो मीडियम के पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। मीडियम के पार्टिकल अपनी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन करते हैं। मूवमेंट किसका होता है? एनर्जी का। वेव मोशन क्या है? मूवमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिस्टर्बेंस। अब वो डिस्टर्बेंस एक पल्स हो सकता है, एक शॉर्ट डिस्टर्बेंस हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बेंस हो सकता है। लेकिन मीडियम के पार्टिकल मूव नहीं करते। जैसे आप क्या है, एक रस्सी को अगर आप उसके एक एंड को पकड़ के हिलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो इसमें क्या होगा? वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वेव प्रोड्यूस होने पर ये इस तरह से वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। ये कॉर्ड है, कॉर्ड। तो ये जो वेव प्रोड्यूस हुई है, इसमें यहां जो आपने डिस्टरबेंस किया है, ये क्या है? इसके एक एंड को आपने ऊपर शिफ्ट करके नीचे किया है। ये जो आप डिस्टरबेंस कर रहे हैं, ये डिस्टरबेंस, ये है डिस्टरबेंस। तो जब आप डिस्टरबेंस करते हैं तो जो आपने यहां पर एनर्जी दी, वो एनर्जी इधर की ओर मूव कर रही है। ये वेव इधर की ओर जा रही है। लेकिन मीडियम का पार्ट के रस्सी का कोई भी पार्ट इधर की ओर नहीं जा रहा है। रस्सी का जो हर पार्ट है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये वाला पार्ट इस एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहा होगा, यहाँ पर जो रस्सी का पार्ट है वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है। अगर आप यहाँ चौक से कोई साइन लगा दे तो ये साइन ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, इसका आगे की ओर कोई मूवमेंट नहीं होगा। मतलब जब किसी मीडियम में कोई वेव ट्रेवल करती है तो एनर्जी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करती है, लेकिन मीडियम का पार्टिकल मूव नहीं करता है। मीडियम का पार्टिकल
अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन करता है। यही भाई यहां पर अगर आप पानी में पत्थर का टुकड़ा फेंके तो आप देखेंगे कि इसमें वेव प्रोड्यूस हुई, लेकिन ये वेव क्या है, आगे बढ़ रही है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि वाटर मूव कर रहा है, वाटर कहीं नहीं मूव करेगा, वेव आगे बढ़ेगी। अगर आप यहाँ पर एक कागज का पीस रख दे, अगर आप यहाँ पर एक कागज का पीस रख दे तो आप देखेंगे कि वो जो कागज का पीस है वो ऊपर नीचे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो लहर है जिसको हम वेव बोलते हैं, वो लहर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई बहुत दूर चली जाएगी। ठीक है ना। तो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करती है, लेकिन मीडियम पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें क्या होता है, मीडियम पार्टिकल की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में डायरेक्शन ऑफ मीडियम पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन बोथ आर परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल and wave motion are perpendicular। ठीक है ना। दूसरा इसमें पॉइंट है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, और हमें इस टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। Waves are transverse। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। थर्ड हमारा पॉइंट है, ट्रांसवर्स वेव को हम साइनोसॉइडल फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। साइनोसॉइडल फंक्शन क्या होते हैं, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या हम सीधे सीधे ट्रांसवर्स वेव की बात करें, ट्रांसवर्स वेव्स को हम साइन और कॉस फंक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव can be represented in sine or cosine function, sine or cos function, sine or cos function। ठीक है ना। जैसे ये साइन फंक्शन है तो यहां पर क्या है, दो चीजें रिप्रेजेंट हो रही हैं। यहां पर देखिए मीडियम पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है और वेव आगे बढ़ रही है। जितनी देर में मीडियम पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के एक तरफ गया उतनी देर में वेव यहां पर आ गई। ठीक है ना। यहां से लेके ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा है वही इस ए से बी तक यहां पर जाने में टाइम लगा है। ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मीडियम का पार्टिकल। इस पॉइंट पर जो मीडियम का पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से
मैक्सिमम दूरी पर जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक गया, ठीक है ना। जब वो यहां से ए से बी तक जाएगा तो हमारी वेव यहां पर आ गई होगी, मतलब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। जितने टाइम में ए से बी तक गया वो यहां पर आ गया, ठीक है ना। फिर जब वापस आएगा बी से ए पर आएगा तो क्या होगा, मीडियम का पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब ए से बी, और फिर वापस जब आएगा ए पर तो फिर ए पर यहां पर, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ये पार्टिकल नीचे जाएगा, तो जब नीचे जाएगा तो ये वेव यहां पर आ गई होगी, ठीक है ना। ये क्या है, बी डैश, ये बी डैश पर। फिर क्या होगा, फिर वापस ए पर जाएगा तो ये फिर आ जाएगा यहां पर ए पर। इस तरह से जितनी देर में हमारा मीडियम पार्टिकल मीन पोजीशन से, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, दिस इज नोन एज मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से क्या करेगा मीडियम पार्टिकल, एक तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएगा तो हमारी वेव यहां पर आ गई भाई, उसके बाद मैक्सिमम डिस्टेंस से फिर से मीन पोजीशन पे आ गए तो वेव फिर यहां पर आ गई, मतलब ए से बी तक जाना और बी से ए तक आना, ए से बी तक जाना और बी से ए तक आना, यहां पर हमारी वेव होगी। फिर पार्टिकल बी डैश तक जाएगा तो यहां तक, और फिर बी डैश तक ए पर आएगा तो ये ए। इस तरह से मीडियम का पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता रहेगा, ए से बी, बी से ए से बी डैश, बी डैश से ए, फिर ये रिपीट करेगा सेम मोशन को। तो हमारी वेव क्या होगी, ए से बी, बी से ए से बी डैश, बी डैश से ए, ठीक है ना। इस पूरे मोशन को मीन पोजीशन से मैक्सिमम सेपरेशन पर, मैक्सिमम सेपरेशन से मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से दूसरी तरफ मैक्सिमम सेपरेशन और फिर मीन पोजीशन, इतने मोशन को हम वन वाइब्रेशन बोलते हैं, क्योंकि हमारा मीडियम पार्टिकल एक वाइब्रेशन किया है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम सेपरेशन, देन मीन पोजीशन, फिर मैक्सिमम सेपरेशन, अदर साइड मीन पोजीशन, ये वन वाइब्रेशन हो गया। फिर इसके बाद वो मोशन रिपीट करेगा, दिस दिस दिस। तो वन वाइब्रेशन क्या होता है, मीन पोजीशन से मीडियम पार्टिकल का मैक्सिमम सेपरेशन पर जाना, मैक्सिमम सेपरेशन से मीन पोजीशन पर आना, मीन पोजीशन से दूसरी तरफ मैक्सिमम सेपरेशन, फिर मीन पोजीशन, ये हमारा वन वाइब्रेशन हो गया, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे, और ट्रांसवर्स वेव को हम लोग साइन और कॉस फंक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव देखिए क्या होती है, उसकी बात कर ले। सेकेंड टाइप है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, मीडियम पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव मोशन का डायरेक्शन पैरेलल होता है। डायरेक्शन ऑफ मीडियम पार्टिकल वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल and direction of wave motion are parallel.
इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव। साउंड वेव देखिए, इसमें क्या होता है, जो हमारे मीडियम पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में, उसके पैरेलल डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपेगेट होगी। तो ये क्या है, वेव मोशन, और ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है ना। होता क्या है बेटा, इसमें मीडियम पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर, उसी के पैरेलल हमारी वेव मोशन हो रही होती है। वेव मोशन मतलब एनर्जी का मोशन, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी क्या होगा, मीडियम अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ही वाइब्रेशन करेगा। ऐसा नहीं है कि साउंड वेव एयर में प्रोपेगेट हो रही है तो एयर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ऐसा होगा तो बड़ा मामला खराब हो जाए। जहां पर ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो वहां से सारी एयर डिस्प्लेस हो जाए, ऐसा थोड़ा ना होता है। जहां पर साउंड प्रोड्यूस होती है वहां से एयर डिस्प्लेस नहीं होती है। तो जैसे हम क्या है, हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जब हम अपने लिप्स को वाइब्रेट कर रहे हैं, हिला रहे हैं। तो जब हम लिप्स को हिलाते हैं तो लिप्स के पास की एयर वाइब्रेट कर रही है। उसमें क्या है, कंप्रेशन रेरिफैक्शन हो रहा है, कंप्रेस हो रही है। जब हमने अपने लिप्स को हिलाया तो एयर को धक्का मारा, तो वहां पर क्या हुआ, एयर जो है जब धक्का मारा, एयर में जब प्रेशर लगा तो उसने दूर जाके एयर को कंप्रेस कर दिया और हमारे माउथ के पास रेयर हो गई। तो कंप्रेशन और रेरिफैक्शन बन गया। मतलब साउंड ने क्या कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई, हमारे लिप्स ने एयर को इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर दिया, और जो साउंड है वो हमारे माउथ से माइक तक कैसे जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही। तो साउंड में एयर का वाइब्रेशन और जो साउंड का मोशन है वो दोनों पैरेलल है। और जब मीडियम पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव मोशन पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ये बात समझ में आई। तो अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव का बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ना ही ट्रांसवर्स वेव का करेंगे, क्योंकि हम वेव मोशन नहीं पढ़ रहे हैं। हम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जरा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव are transverse wave। ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव में आपको पता है क्या होता है, मीडियम पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव मोशन दोनों परपेंडिकुलर। लेकिन यहां तो मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है medium is not required for electromagnetic wave. Medium is not required. Medium is not required for electromagnetic wave.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देयर इज नो रिक्वायर्ड मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसमिशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कैसे ये ट्रांसफर हुई? तो यहां पर जो वाइब्रेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है। इस वेव के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएट होती है। तो यहां पर क्या होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होती है, ठीक है ना। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट्स। इन electromagnetic wave electric field and magnetic field vibrate in perpendicular direction. With direction of wave motion. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड B वाइब्रेट करेगी, तब इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में वेव मोशन होगा। मतलब वेव मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अगर यहां पर ऐसे समझिए, ये देखिए, अगर इस डायरेक्शन में हमारा, ये देखिए हमारी फर्स्ट फिंगर है, मिडिल फिंगर है, थंब है, ऑल आर परपेंडिकुलर। तो अगर हमारे इस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव मोशन, ये तीनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर होंगी। ट्रांसवर्स वेव के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव मोशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ वाइब्रेट क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव मोशन ऑल आर परपेंडिकुलर, सारे के सारे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे तीनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर होंगी। ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट और वेव मोशन तीनों परपेंडिकुलर होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी एयर और वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर और वैक्यूम, velocity of electromagnetic wave in air or vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, इससे तेज वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है।
इस वेलोसिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट चलने लगता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, आगे बात करेंगे कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आप देखिए, हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव को हम साइन और कॉस फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जरा देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स क्या हैं। ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम साइन और कॉस फंक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी डायरेक्शन है, वेव मोशन की डायरेक्शन, और ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन है। इस तरह से हमारी वेव प्रोपोगेट होगी। इसको हम बोलेंगे ट्रॉफ, और ये है क्रस्ट। ठीक है। यहां से ए से बी तक जाना, और बी से सी तक, सी से डी तक, और डी से ई तक। ये हमारा वाइब्रेशन है, वन वाइब्रेशन। ए टू ई, ये है वन वाइब्रेशन। इसको हम बोलेंगे वन वाइब्रेशन। ये है वन वाइब्रेशन। टाइम, एक चीज होती है टाइम पीरियड, ए से ई तक जाने में जो टाइम लगेगा उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि यहां पर जब वाइब्रेशन यहां से यहां तक वाइब्रेशन होगा तो हमारा क्या हुआ, हमारी वेव ए से बी तक जाएगी, फिर वापस जब हमारा ये यहां पर आएगा तो बी से सी तक जाएगी, फिर दूसरी तरफ जब जाएगा तो हमारा डी तक जाएगी वेव। ये पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है। ए से बी और बी से सी, सी से डी और डी से ई। ये हमारा वन वाइब्रेशन हुआ। तो टाइम पीरियड देखिए क्या होता है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन इन वन वाइब्रेशन। अब यहाँ पर वाइब्रेशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन की बात करेंगे। अगर यहाँ मैकेनिकल वेव होती तो मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन की बात करते। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन इन वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम टेकन in one vibration is known as time period, as time period। एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं या फिर न्यू से डिनोट करते हैं। ये न्यू है सिंबल। तो फ्रीक्वेंसी एन या फिर न्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन in 1 second is known as frequency, is known as frequency। देखिए फ्रीक्वेंसी और टी में क्या रिलेशन होगा, 30 सेकेंड taken for one vibration
t सेकंड टेकन फॉर वन वाइब्रेशन, इसलिए 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन होंगे, 1 सेकंड टेकन फॉर 1/t वाइब्रेशन। और यही तो फ्रीक्वेंसी होगा, इसका मतलब न्यू क्या हो जाएगा, 1/t। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, यूनिट इज हर्ट्ज, यूनिट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज रखे गए। ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो वेवलेंथ, वेवलेंथ देखिए क्या होगी, वेवलेंथ, वेवलेंथ इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ क्या होती है, वन वाइब्रेशन में जितना वेव मूव करती है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। मतलब हमारे पार्टिकल ने जो वन वाइब्रेशन किया है उसमें वेव का जितना मूवमेंट हुआ, या ये हम कहें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड इज नोन एज वेवलेंथ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, by wave in one time period, one time period is known as wavelength। आप देखिए वेवलेंथ को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, दो क्रस्ट के बीच का जो सेपरेशन होगा वो हमारा वेवलेंथ। तो बात वही है भाई, वैसे एक टाइम पीरियड में हमारी वेव ने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो या तो हम वेवलेंथ इसको लैम्डा बोल सकते हैं, वेवलेंथ यहां से यहां तक, या दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का सेपरेशन, या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का सेपरेशन हमारा वेवलेंथ होगा। ठीक है, ये वेवलेंथ हो गई। अब हमारे होता है वेलोसिटी ऑफ, देखिए इसकी वेलोसिटी एयर और वैक्यूम में फिक्स है, लेकिन मीडियम बदलेगा तो बदलेगी। ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड इज नोन एज वेलोसिटी। ये तो आप वेलोसिटी की डेफिनेशन जानते ही हैं। तो वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। वेलोसिटी ऑफ वेव ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव in 1 second is known as velocity of wave, ये वेव की वेलोसिटी होगी। अब देखिए वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, आपको पता है 1 सेकंड में n वाइब्रेशन होते हैं और एक वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस चलती है वो लैम्डा, तो कितना हो जाएगा न्यू लैम्डा, n या फिर न्यू। फ्रीक्वेंसी को हम n से डिनोट करते हैं या फिर न्यू से। ये क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, ये डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 वाइब्रेशन, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया न्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहां पर v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होगी, लेकिन वैक्यूम में जो वेलोसिटी है, एयर में वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसको हम c से डिनोट करते हैं। तो वेलोसिटी इन एयर और वैक्यूम
क्या होती है, C इज इक्वल टू, इसको हम C से डिनोट करते हैं, क्या होती है, C इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना, या हम ये कहें कुछ डेफिनेशंस थी। अभी देखिए यहां पर अगर एयर या वैक्यूम नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम पर डिपेंड करेगी, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगी। तो अदर मीडियम में अगर हम लोग वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी इन अदर मीडियम, वेलोसिटी इन मीडियम, तो वो क्या हो जाएगी, यहां पर लिखते हैं वेलोसिटी इन मीडियम, किसी मीडियम में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी C अपॉन म्यू। म्यू C तो आप जानते हैं वेलोसिटी इन एयर, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, ठीक है भाई। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया और फिर उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस की बात की है, ठीक है। आज यहीं तक रहेगा, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से प्रोपोगेट होती है उसके लिए हम बात करेंगे और उसके लिए हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।